दुनियावी तौर पर आजकल मुझे जो बात कह रहा है मैं मान जाता हूँ। लड़ना झगड़ना मैंने छोड़ दिया, मैं जिरा नहीं करता किसी के साथ। कोई कुछ भी बोले ना, मैं उसके साथ अब जिरा नहीं करता। जिरा करना फजूल है। वो अगर आप किसी को सही बात भी कह रहे हो ना और उसकी बात गलत भी हो, आप अगर उसको ये कह दें तुम गलत हो मैं सही हूँ, वो बात करना बंद कर देता, दोस्ती ख़त्म, कटी। तो मैं कहता हूँ नहीं यार, क्यों नाराज़ होते हो मेरे से। मैं इसीलिए जो बोल रहा होता है मैं मानता जाता हूँ। बहुत दफ़ा यकीन करें, ये एजाज़ आता है सुबह में, पता नहीं क्या पी के आता है, क्या खा के आता है। आते ही सुबह में आके कहता है देखो यार कितना अंधेरा हो रहा है। मैं कहता हूँ हाँ वाकई में बड़ा अंधेरा है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जबकि सूरज की चमक इतनी होती है कि बंदे की आंखें चुंधी आ जाए। मैं कहता हूँ नहीं यार आप सही कह रहे हैं, अंधेरा है। क्यों? बात यह कि मैंने लोगों से अब इख्तिलाफ करना छोड़ दिया है, क्योंकि लोग इख्तिलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते, इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहने को ये अल्फाज अच्छे लगते हैं कि इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन असल में ये कोई हुस्न शुसन नहीं है। लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते कि आप उनकी बात की ज़रा सी भी नफ़ी करें। मईशत के भी कुछ ऐसे ही हालात हैं। मईशत की जो शक्ल जहन में बना रखी हो, बचपन में ना क्या होता है, कुछ यादें होती हैं। बचपन में अमूमन किसी बाग में घूमने जाते हैं बच्चे, कहीं कुछ खाने के लिए जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, उनको याद रह जाता है। फिर लड़कपन में, उधेड़ उम्री में या बुढ़ापे में याद आता है, अरे हम उस बाग में गए थे, बड़ा मज़ा आया था। तो उस बाग में वापस जाते हैं तो एहसास होता है यार ये तो बड़ा छोटा सा बाग है, इसके तो पेड़ भी इतने अच्छे नहीं, इधर हरियाली भी नहीं। तो क्या करते हैं, दिल को मुतमईन करने के लिए कहते हैं कि नहीं साहब हमारे दौर में बहुत अच्छा होता था, तब भी ऐसा ही था। लेकिन बात ये, यादें इंसान को गुमराह कर देती हैं। इसी तरह बचपन में खाई हुई कोई रसीली आइसक्रीम इंसान को याद रह जाए, वो दोबारा वहीं जाता है आइसक्रीम खाने के लिए। खाने के बाद उसे एहसास होता है यार ये तो ऐसे नहीं यार, उस ज़माने में इन लोगों का मयार बहुत अच्छा होता था, उस ज़माने में भी ऐसी ही होती थी, बस आपको तब अच्छी लगी और अब आपको अच्छी नहीं लगी। जायका बदल गया वक्त के साथ साथ, चीज़ नहीं बदली, आपका जायका बदल गया, आपका देखने का अंदाज बदल गया, आपका जाविया नज़र बदल गया, आपकी सोच बदल गई, आपकी फिक्र बदल गई। मैं ऐसी कराची शहर में बचपन में, मैं आपको बता रहा हूँ, लोग बोलते हैं कराची पहले बहुत अच्छा होता था, कराची। अब क्या है, मेरा बचपन यहीं गुजरा। तो साहब मैं जा रहा बंदर रोड पे, बंदर रोड पे बंदा चल नहीं सकता था। मैं आपको मजाक के अलावा बता रहा हूँ, 80 की दिहाई का बता रहा हूँ आपको, 80 की दिहाई का बता रहा हूँ कि बंदर रोड पर मैं चल नहीं सकता था। इस हद तक बदबू आती थी इंसानी फुजले और गलाजत की कि मैं जा नहीं सकता था वहाँ। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था, वो जो सिनेमा में लगती हैं, तो मैं जाता था देखने के लिए। तो यकीन करो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो लोग कहते हैं कराची पहले बड़ा साफ होता था, कराची पहले इससे ज़्यादा गंदा होता था मियाँ। तभी तो वो सियासी जमात बनी थी और सियासी जमात ने सबसे पहले गलियों में झाड़ू लगवाए थे, क्योंकि कराची बहुत गंदा होता था पहले। अब कराची जाके साफ हुआ है, कोई पुल नहीं था, कोई अंडरपास नहीं था इस शहर के अंदर। ये माजी की चीज़ें याद करके खुद को कोसना छोड़ दो। जो है आज में है, आज में जीना सीखो, आज में मईशत हालात बेहतर करो। मईशत के मुतालिक आप क्या कहते हैं? साहब पहले चीज़ें बड़ी सस्ती होती थी, पहले चीज़ें कोई सस्ती वस्ती नहीं होती थी। मैं बता रहा हूँ आपको, अरे हम ये अपने आप को बड़ा शर्फ समझते थे कि हम नाश्ते में अंडा खाते हैं। आपको पता है, लोग कहा करते थे, नादेश हमारे घर आते थे, कहते थे अरे यार ये तो बड़े अमीर लोग हैं, नाश्ते में अंडा खाते हैं। लोग बचा सालन खाते थे पिछली रात का। पाकिस्तान की मईशत में बड़ा वो हो गया। अब कुछ नहीं हुआ भाई, अब हालात बेहतर हो गए हैं, लेकिन मवाजना करना भी तो ज़रूरी है।
दुनिया के भी तो हालात बेहतर होते चले जा रहे हैं। आजकल जितनी अफरात है, अफरात माजी में कहाँ थी? मैंने कितनी दफा तीसरी जंग अजीम देखी है, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने कितनी मर्तबा तीसरी जंग अजीम देखी है। आप किसी शादी हाल में चले जाएं, वलीमा का खाना खोले, फौरन तीसरी जंग अजीम शुरू। कयामत का मंजर अगर आपने देखना हो तो आप देखें, ये देखें, ये इधर देखें भाईजान, ये देखें आप, ये वेटर वलीमे के खाना खोलने के लिए ढक्कन उठाएगा, उसके बाद यकीन करें बिल्कुल जैसे कयामत का मंजर आपने सुना है ना, ना बाप बेटे को पहचानेगा, ना बेटा बाप को पहचानेगा, ना बड़े को छोटे की तमीज रहेगी, ना कोई किसी को जानेगा, बिल्कुल वो हालात हो जाते हैं। मैंने खुद देखे, और आजकल भी ऐसे। ये पता नहीं आप लोगों को खाने से क्यों हैबत आती। रिस्क देने वाला तो मेरा रब है, सबसे बड़ा राजिक मेरा रब है, फिर भी आप लोग ऐसे उतावले हो के खाने पे, वो क्या लफ्ज़ कहना चाह रहा था टीवी पे कह नहीं सकता। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र मोती साहब, और इनके साथ मैं यही चीज़ डिस्कस करूंगा कि मईशत के मुतल्लिक हमारे ज़ाविये बदल गए हैं। चीज़ें शायद उतनी नहीं बदली, लेकिन हमने नॉस्टैल्जिया की बुनियाद के ऊपर खुद ही ये डेवलप कर ली है चीज़ कि मे बी इकॉनमी बेटर हो गई है या वर्स हो गई है। इन रियलिटी इकॉनमी के इंडिकेटर्स ये कतई नहीं बता रहे कि मईशत बेहतर हुई है या फिर कोई खातिर खा इसमें ख़राबी आई है। ज़फ़र मोती साहब, आई वेंट बैक टू द टेक्स्ट बुक, मैंने तमाम चीज़ों का मुताला किया। पाकिस्तान की GDP ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा एवरेज टाइप की आ रही है, माजी के अंदर भी इतनी अच्छी नहीं रही, ख़राब ही रही है। और इसके अलावा सिर्फ मुशर्रफ दौर के अंदर GDP ग्रोथ रेट अच्छी थी, उससे पहले ज़ियाउल हक साहब के दौर में अच्छी थी, बीच में दरमियान में बहुत ही एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस रही। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ग्रोथ नंबर्स भी जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, और हम प्रोग्राम के अंदर पहले भी डिस्कस करते रहे हैं नंबर्स को। पाकिस्तान की नेशनल सेविंग्स यानी कौमी बचतों की भी बहुत बुरी पोजीशन है। इट्स नॉट गुड, नॉट बैड, इट्स ऑलवेज बिन लाइक दिस। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का नेशनल डेट टू GDP रेशियो जो है वो भी बहुत पुअर है, जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा हाई है, इन्फ्लेशन नंबर्स भी बहुत पुअर हैं। और इसके साथ साथ मतलब यू नेम इट, एनी नंबर, एनी इकोनॉमिक नंबर, बट ऑब्वियसली आपको पता है माहौल बनाकर कभी कह देते हैं अच्छा हो गया, माहौल बना के कभी कहते हैं ख़राब हो गया। तो माहौल ना बनाएं, जस्ट शो अस द रियल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, माहौल ना बनाएं। देखिए, माहौल इसलिए बन रहा है कि डिसीजन मेकिंग और सब चीजें जो चेक हो रही हैं उसमें लोगों को वसवसे बहुत हैं, और वसवसों की वजह ये है कि एक दिन लगे सब अच्छा हो गया, दूसरे घंटे ही लगता है कि यार अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है। अब देखिए ना, एक अच्छी खबर आई कि 88% पाकिस्तान की बैंक्रप्सी का चांस जो था वो खत्म हो गया है, अब नहीं रहा है चांस बैंक्रप्सी का, तो ये एक अच्छी खबर थी। फिर उसके बाद बुरी खबरें आने लगती हैं कि GDP, जैसे आपने कहा, बिजनेस फोरम ने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को कि भाई आप ये डूबी हुई करेंसी का कुछ करो, हम तो मर गए हैं, हम एक्सपोर्ट का कैसे बढ़ाएं। जो अभी एक्सपोर्ट IT का बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें इंटरनेट का सख्ती आ गई है। यहाँ पर हम मार्केट में बैठे हुए हैं, उधर भी यही मसले आ रहे हैं कि कराची इंटरनेट ट्रेडिंग सिस्टम में किट्स में तकालीफ आ रही हैं मेंबरों को, 1500 टर्मिनल्स के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं। तो अभी कल आखिरी दिन है रोल ओवर का, तो आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये रोल ओवर अगर नहीं हुआ और ये मुश्किलात हैं तो IT कहाँ बैठी हुई है। और हम कह रहे हैं कि हम IT कंट्री बनना चाह रहे हैं, और यहाँ पर हम सख्तियां कर रहे हैं, चाइना के फॉर्मूले पर जा रहे हैं, तो कहाँ से आप एक्सपोर्ट बढ़ाओगे 3-4 बिलियन डॉलर से ऊपर। वो देखो ना, दुनिया में तो अब स्पीड की बातें इतनी तेजी से इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं कि सेकंडों, नैनो सेकंड्स की बात हो रही है। तो हमारी तो आखिरी प्रोडक्ट जो थी कि भाई अब हम IT में जाएंगे, वो भी खत्म हो रही है। तो ये आपको जो वसवसे है ना, माहौल बनाने का नहीं होता, वसवसे जो है ना वो खत्म नहीं होते हैं, नेवर एंडिंग। 2 घंटे के बाद नई खबर में आ जाता है कि ये मसला आ गया, ये मसला आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला आ गया, कभी पानी का मसला आ गया, गैस का मसला है, इलेक्ट्रिसिटी का भी थोड़े दिन में मसला शुरू होगा। सर्दियों में भी कहीं कहीं शॉर्टेज कर रहे हैं, यानी सर्दियों में तो 9% के यानी कराची जैसे शहर में 9-10% हो जाना
उसमें भी अगर इलेक्ट्रिसिटी का मसला है तो आगे 1-2 महीने बाद जब गर्मी आएंगी तो होगा क्या? अच्छा, यहाँ पर मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने रखूँगा। अभी मैंने जीडीपी कैलकुलेशन देखी है, ये प्रेडिक्शन देखी है, दे से इट्स गोइंग टू बी अराउंड 3%। The stock exchange is supposed to be a reflection of the economy. That means the reality must exist in order for the reflection to be there. 3% GDP growth rate, 100% stock exchange growth. How it is possible scientifically, tell me? Because many people in US are also asking that if there is no growth trend and the GDP growth rate is so low, how your market is overperforming? मुझे prove कर दें आप। देखें, साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं कर सकते, स्पिरिचुअली मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि अल्लाह की देन है। जस्ट किडिंग। वो जो है मसला ये है कि हम 3.5% के जीडीपी पर थे। थोड़ी अच्छी खबरें आई, थोड़ा बैंक्रप्सी से हटे, थोड़ा इंटरेस्ट रेट साहब माशाल्लाह, यू आर ए सेन, मैच्योर, हाईली एजुकेटेड पर्सन from one of the best universities in Pakistan. You have studied financial fundamentals. Of course, the market can grow 25% under the current circumstances, but for the market to grow more than 100%, sorry to say, that is not scientifically possible. In fact, under I think the prudence principle, this should be questioned how the market has grown so much with the GDP growth rate being so low. You have to understand this is not logical. भाई मैंने कहा कि लॉजिकल है, मैंने कहा साइंटिफिकली तो प्रूफ नहीं कर सकता, स्पिरिचुअली प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है ना? तो वो जो स्पिरिचुअली है कि भाई अब हम 6-6.5 के पी मल्टीपल पर आए। आप स्टॉक्स के जो शेयर हैं जिसमें ज्यादा ट्रेड हो रहा है, एनर्जी का सेक्टर, उसमें क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें लोगों को लगता है कि अंडर प्राइस था और वो टॉप हैवी है इंडेक्स के अंदर। नहीं सर, आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। ये मार्केट एक हाईली एनर्जी इंटेंसिव जो सेक्टर्स पे फोकस करता था, उन सेक्टर्स के अंदर शेयर्स की ग्रोथ नहीं हुई। आपने शेयर्स की ग्रोथ कोई और शेयर्स की ग्रोथ कर दी है जिनका कोई पता नहीं है, जिनके लिए कोई मतलब समझ नहीं आ रही क्या सेंस क्या है। देयर इज नो सेंस देयर। आई मीन फॉरगिव मी फॉर दिस। नहीं, यू आर राइट। हमें तो ये भी पता, कभी कभी हंसी आती है कि ये जो स्टॉक्स ले रहा है वो कौन लोग हैं, उनकी लॉजिक क्या है इतनी स्पीड में लेने की। लेकिन अब आपने ब्लू चिप की देखें, आपने ब्लू चिप वैल्यूएशंस की धज्जियां उड़ा दी। ब्लू चिप के बजाय जो वैल्यू में इंक्रीज आ रही है वो कुछ और शेयर्स के अंदर आ रही है। वेस्ट वाले भी परेशान है कि जो शेयर्स उन्होंने अपने इंडेक्सेस में इंक्लूड नहीं किए हुए, उन शेयर्स की कीमतों में आप इजाफा कर रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही ना, किसी को भी समझ में नहीं आ रही। किसी को समझ नहीं आ रही, इवन यहाँ पर भी लोगों को समझ नहीं आ रही कि एनर्जी के सेक्टर में कोई आपको कितनी मरतबा 2-3 मरतबा इंडिकेशन आई कि कोई खुशखबरी आएगी, उसका एक मोमेंटम था। फिर फंड्स को एकदम एक्टिवेट किया गया। जो फंड्स बिल्कुल इनएक्टिव बैठे हुए थे, हाई इंटरेस्ट रेट पर फिक्स इनकम पर बैठे हुए थे, वो एक्टिवेट हुए हैं। उनको अब ये भी लग गया है कि नई मॉनेटरी पॉलिसी आएगी तो और कहीं 100-150 पॉइंट की कमी ना हो। तो ये सब चीजों ने मार्केट में उन स्क्रिप्ट्स को तेजी दी एनर्जी के जो टॉप हैवी इंडेक्स में नंबर 1 तक इंडेक्स बढ़ रहा है। दूसरा जो है वो ये है कि उसमें के अंदर ये कोई टेक्सटाइल की 20 करोड़ की कंपनियां नहीं है एनर्जी की, ओजीडीसी, पाको, पीपीएल, ये सब जो है ये वो कंपनियां हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान का दारोमदार है। अब वो जो दारोमदार है उसकी बाइंग की स्प्री आई है, तो जाहिर है इतने एक्सपेंसिव स्क्रिप्ट और इतने टॉप हैवी, तो वो जो फंड्स एक्टिव हैं वो कोई लिक्विडिटी में फुल भरे हुए हैं और उन्हीं की बाइंग आ रही है। नहीं, लेकिन जफर मोती साहब देखें, अब आपने खुद ही सवाल का जवाब दे भी दिया है। आप ही के जवाब के अंदर ही पोशीदा सारे राज हैं। देखिए, मैं इस वक्त ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आज से 10 साल पहले टॉप एक्टिव 20 शेयर्स, चाहे उसमें सस्ते हों या महंगे हों, आज वो कहाँ खड़े हैं? लोगों का कहना यह है कि उनमें कोई खातिर खा इजाफा नहीं हुआ है, लेकिन खातिर खा इजाफा नहीं हुआ। बाकी शेयर्स डबल मार रहे हैं, ट्रिपल मार रहे हैं, 4 गुना मार रहे हैं। इसके पीछे क्या राज है? ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, लोग बोल रहे हैं, या मारने जा रहे हैं आगे जाके। भाई ये मुझे तो ये लगता है कि एनर्जी के सेक्टर के जो स्क्रिप्ट्स है ना वो नापईद हो जाएंगे। अभी हमारा कल लास्ट डे है रोल ओवर का,
रोल ओवर हो जाएगा सक्सेसफुली, ये किट्स के वो मसले हल हो जाएंगे, तो फिर ये मार्केट में रैली आएगी। लेकिन जब तक ये स्क्रिप्ट्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं और जिस तरह से इनकी इंक्रीज हो रही है, वो मैं और आप क्या मतलब, मैं भी 1 लाख के अलावा मैं नहीं देख रहा था कि 1 लाख को टच करेगा इंडेक्स और फिर नीचे आएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अभी भी मार्केट में अभी नीचे फ्लोर पर बहुत से चैनल्स आए हुए हैं। देखो ये वही हुआ है 1,10,000 जफर मोती साहब जो मुल्क की सियासत में हुआ है कि एक बंदे को आप जी। लेकर आए थे, आपको लग नहीं रहा था कि आगे जाके ये मशहूर होगा, लेकिन वो क्या हुआ कि वो ज्यादा हो गया। बिल्कुल इसी तरह मार्केट को भी आपने सोचा था 1 लाख तक आएगा, फिर उसके ऊपर नहीं जाएगा, पर फिर वो कंट्रोल से बाहर निकल गया। इसीलिए कहते हैं, अंग्रेजी की एक बड़ी मशहूर कहानी है जिसपे फिल्म भी बनी है, बियोवुल्फ, never try to create problems that you cannot control. So we have created problems for ourselves that we will not be able to control. आप मेरी mark my words. नहीं, बट देयर इज नो ऑप्शन। आपने ये समझे कि हम जैसा मुल्क जो है ना, उसके पास अब ऑप्शंस नहीं है क्रिएट करने के अलावा। एक विजनरी, एक मसनूई करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शंस आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं कि किसको पॉलिटिकल अरीना में लाएं, किसको फाइनेंशियल अरीना में लाएं, कौन क्या करेगा। अभी आप मैं दोनों कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे औरंगजेब साहब की। अली मलिक साहब ने कोई 6 मरतबा बोला कि इस चीज को अप्रिशिएट करें, इस चीज को अप्रिशिएट करें। अरे भाई, वो जो रिपोर्टर बैठे हैं उन्होंने कानों कान बात शुरू कर दी कि यार अब अप्रिशिएट ही करते रहेंगे, ताली ही बजाते रहेंगे कि कुछ काम भी नजर आएगा। बिहार के भी 7 लोग बैठे हैं उनको पता है कि ये जरिए से तो कुछ ले नहीं सकते हैं। फिर भी उन्होंने इस दफा अभी बड़ी खुशी से वो बता रहे थे कि नॉन फाइलर्स को हमने 800 सीसी की गाड़ी लेने से मना थोड़ी किया है। तो नॉन फाइलर 800 सीसी की ले ले, मोटरसाइकिल ले ले, कोई मसला नहीं, उसकी ट्रैवलिंग का कोई मसला नहीं है। वाया दुबई कहीं से भी जा सकता है, वाया ऐसा। सर देखो ये इस वजह से, सर सफाई सुन लो आप। असल में पता है क्या, आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन फ्रेंड्स हैं ना, ये झोल झाल में डाल देते हैं कि ये बाहर जा रहे हैं लोग, इनको रोको। ये दुनिया के अंदर कहीं इंडिविजुअल इनकम टैक्स लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर नहीं होती। उनको पता लग चुका है कि ये गेम प्लेयर्स बड़े बिजनेसमैन खेल रहे हैं, उनको गलत मिसगाइड कर रहे हैं, पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम सारे पाकिस्तान से भी इनकम टैक्स इकट्ठा कर लेंगे, डबल भी कर लेंगे, तो 300 अरब रुपयों से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दे नो दैट दे विल हैव टू गो आफ्टर बिगर फिश, दे विल गेट नथिंग आउट ऑफ स्मॉल फिश। नाजरीन, कौमी वसाइल का इस्तेमाल करके हमें इस वक्त टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। IMF, जाहिर बात है, हम वी आर सेइंग एवरीथिंग इज हंकी डोरी, कोई हंकी डोरी नहीं है। IMF ने आकर बड़ा स्ट्रिक्टली बात की है हमारे साथ। मैं चमचागिरी में बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं ये चमचागिरी करूंगा ही नहीं कि वो आए और उन्होंने जो है हमसे जफ्फियां लगाई। उन्होंने कहा, वो आए, उन्होंने असेस की सिचुएशन, दे सेड कि भाई यू हैव टू डू बेटर ऑन द टैक्स फ्रंट, यू विल हैव टू कलेक्ट मोर। अनफॉर्चुनेटली ये जो छोटी छोटी हरकतें थी कि बाहर नहीं जाने देंगे, टेलीफोन पकड़ लेंगे, ये वो, इनसे अगर आप मैक्सिमम कलेक्शन भी करोगे तो यू विल गेट मे बी couple of 100 billion rupees or maybe 300 billion rupees, you will get nothing more. Businesses were actually using this technique to fool around and play games with us, na? So eventually, you know, they were playing games and now we have to show performance. पहले ये चल जाता था, अब IMF ने आके सख्ती से बात की है, तो नो वी आर प्लेइंग अराउंड। और जफर मोती साहब, हम खेल रहे थे यही, हम उनके साथ फ्रिस्बी खेल रहे थे, वो हमारे साथ फ्रिस्बी खेल रहे थे, लेकिन नाउ दे आर बिट स्ट्रिक्ट। तो नाउ इवन द गवर्नमेंट नोज कि ये छोटी छोटी चीज़ें करके अपने रिसोर्स एलोकेशन वेस्ट नहीं करें, बल्कि दे विल हैव टू गो आफ्टर द बिग फिश। तो व्हेन गोइंग आफ्टर द बिग फिश, ऑब्वियसली लॉट ऑफ पीपल विल गेट अपसेट। तो ये जो आप आज का पसे मंजर खींच रहे हैं, ये उसके पीछे राज है। वील हैव टू गो आफ्टर बिग बिजनेसेस, इंटरनेशनली भी, इंडिविजुअल इनकम टैक्सेस एंड इररेलेवेंट थिंग इन द लार्जर पर्सपेक्टिव। जी देखिए, वो जो फ्रिस्बी थी ना, जो पहले खेली जा रही थी, वो फ्रिस्बी पकड़ी गई है। अब जो फ्रिस्बी पकड़ी गई है, तो हमारे जो डॉक्यूमेंटेशन और जो डिक्लेरेशंस कि हम ये हैं ना हम वो हैं, वो भी पकड़े गए। वो पकड़े गए तो फिर IMF सख्त हो गई। मैं तो कई लोगों को वो प्रोग्राम देखने का बोलता हूँ कि एक तरफ हमारी टीम बैठी है, वो आयशा बेगम, आयशा और हमारे डार साहब, और एक तरफ उनकी टीम, दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखने जैसी। बॉडी लैंग्वेज में वो ऐसे गुस्से में देख रहे हैं कि अभी इनको उड़ा देंगे। फिर आप देखिए कि हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो में भी IMF का कितना बड़ा से हो गया है कि भाई ये है और इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह वो आपके स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं।
और ये जो FBI में और पैनिक है, और ये जो अभी मैंने कहा आपको, ये कॉन्फ्रेंस जो हुई है कि अप्रिशिएट करें, उधर से अभी थोड़ी देर में फोन आएगा क्या आ जाए हम आपको अप्रिशिएट करने, तो बोलो। बुरा ना तो मानना ये सब जफर मोती चीजें- साहब, मेन इशू ये कि राइट नाउ देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल कंपल्शंस कि इफ दे कम हैवी ऑन द पीपल with any kind of regulation or control or something like that, or trying to do things that would increase the tax that they have to receive, you'll upset a lot of people. And politically, right now, doing that is not possible. You have to accept it. Politically, it is not possible right now to disturb people in any other way. मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि भाई वो शुगर इंडस्ट्री जो है वो तो कोर्ट में चली गई, 44 अरब का उनके ऊपर जब पड़ा है, तो अब वो सब पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, सब VIP पॉलिटिकल में हैं, तो उनको कोर्ट ने रिलीफ दिया है और वो रिलीफ से फायदा उठा रहे हैं कि 44 अरब रुपए फंस गए। फिर आपने उनका देखा कि भाई जो एक्सपोर्टर्स हैं वो पैसे वापस नहीं ला रहे, वो उधर ही बाहर ही रख रहे हैं। फिर आप देखिए कि हमारे यहाँ इंपोर्ट बिल्कुल बंद हो गया। कितनी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। बिल्कुल क्यूबा के ऊपर जब सैंक्शंस थे अमेरिका के, तो क्यूबा का भी यही हाल था। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें खत्म हो रही थी। पुरानी चीजें, पुरानी गाड़ियां, विंटेज गाड़ियों को टैक्सी बना कर घुमाना, हवाना में घुमा फिरा कर ले आना। $100 वाला जो है शॉपिंग मॉल, उसके अंदर सब भरा हुआ माल, और जो उनकी करेंसी में तो जीरो था। Zafar Moti Saab, please try to understand. Pakistanis are born half Westerners. Let's be very frank. Yes, this is all artificial drama that we do. The first opportunity we get, we go to the West to educate ourselves. We go to the West to buy apartments and flats and live there. We live most of our life there. We speak their language. This is all a facade. We are in love with the West. We are in romance with the West. And let's be very straightforward. Nothing like that is going to happen to us. We are too much in love with them. मैं एक कंट्रोवर्शियल बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये मुल्क ही बना इसलिए था कि हम वेस्ट के हामी रहें, और दोनों ईस्ट पाकिस्तान भी और वेस्ट पाकिस्तान भी। और वो जो है हम नहीं, इसमें अपना कोई कंट्रोवर्शियल रोल बात नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं फैक्ट है, ये इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बिल्कुल फैक्ट बात कर रहे हैं आप। उसके अंदर जो डीप बातें हैं ना, कि ये प्री फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ही तैयारी हो गई थी कि ऐसा एक इंडिया को डिवाइड करेंगे जिसमें हमें अड्डे मिले, हमें कोई तकलीफ ना दें। सर ये तो फैक्ट है, हमारी लिखा हुआ है उसमें कि हमने अलायंस ही पहली वहां कायम की। Whereas India went in the Cold War with Russia, we decided to side with the West. ये एक फैक्ट है। आप कोई कंट्रोवर्शियल बात थोड़ी कर रहे हैं, तो फैक्ट है। सीटो सेंटो क्या है, ये सब चीजें नोन है। ये दीज आर फैक्ट्स, दीज आर स्टेटेड फैक्ट्स। आप एक बात भूल रहे हैं कि उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि इंडिया जब आएगा तो रशिया के साथ जाएगा, क्योंकि उनके अंदर जरासीम, गांधी के अंदर और नेहरू के अंदर बोल्शेविक्स हो गया था। वो नहीं देगा, ना इंग्लैंड को देता, ना उसके नए सुपर मास्टर को देता अमेरिका को। तो हम वो थे जो पहले से तैयारी करके बैठे थे कि जैसे ये गेम ऑन होगा तो हम रेड रशिया को यहाँ से रोकेंगे, और उधर से ईस्ट पाकिस्तान का काम था रेड चाइना को रोकना। उससे पहले वो वियतनाम का हुआ, तो वियतनाम में थाईलैंड ने ये अपॉर्चुनिटी उठा ली। नहीं, लेकिन देखें, मैं आपको एक और पर्सपेक्टिव से ये चीज समझाता हूँ। बेसिकली दिस वाज अ कॉन्शियस चॉइस और बेस्ड ऑन द फैक्ट that in future Pakistan was a forward looking democracy, a modern state, and what was envisioned for this country was more in line with the philosophical principles stated by the West, whether we like it or we don't, because that is what our leaders were like. They were all educated abroad, they were all educated in the West, they had studied Western democracies, they wanted to apply the systems of the West here. We had a proper constitution and assembly, and we would have done that, but there were a lot of obstacles. मैं आपको कह दूं कि अब हम ऑफ द रिकॉर्ड चले जाएं, ताकि इसके बाद हम 1-to-1 बात करेंगे। हाँ, ये भी बात सही है। नहीं, टीवी पे तो जाहिर बात है, हर बात नहीं की जा सकती, बट आई थिंक वी प्लेड आवर कार्ड्स वेल फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कोल्ड वॉर केम टू एन एंड, and obviously
Then on we've seen ourselves facing lot of economic problems. अच्छा, यहाँ पर आपके सामने दोबारा से आता हूँ ज़फर मोती साहब, ये एक फिलोसफिकल बहस हो जाएगी जो कि बड़ी लंबी चलेगी और प्रोग्राम के बाद ही आप कह रहे हैं तो सही रहेगी, लेकिन अभी देखें सिनारियो चेंज हो रहा है। वेस्ट के अंदर हुकूमतें बदल गई हैं, आपको पता है बरतानिया में भी नई हुकूमत आ गई, जर्मनी में भी नई हुकूमत आ गई, वक्त से पहले आ गई है। फ्रांस में भी आपको पता है मामलात बदल रहे हैं, कनाडा में भी मामलात बदल रहे हैं, ये सब आपकी नज़रों के सामने हो रहा है। अमेरिका में तो जो मामलात बदल गए हैं ये आपको पता है, पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है अहम हुकूमतें बदल चुकी हैं, यही जितने सुपर पावर्स हैं यहाँ पर हुकूमतें बदल चुकी हैं, चाहे आप माने या ना माने, तो हालात वाकयात भी बदलेंगे। क्या कहते हैं आप? भाई आपको इसीलिए मैं रोक रहा था कि आपने जब कहा ना कि कोल्ड वॉर अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गई है, अब नई किस्म की कोल्ड वॉर शुरू होगी जिसमें हमारा थोड़ा बहुत रोल होगा। अच्छा, लेकिन देखें ना, महवर मैं आपको बता रहा हूं ना, महवर चेंज हो गया है। यू सी, प्रीवियसली द वेस्ट वॉज फोकस्ड ऑन नेटो, दे वर फोकस्ड ऑन फाइटिंग रशिया, बट नाउ देयर इज विंटर्स एंड इन विंटर्स दे नीड गैस which will come from Russia, and subsequently governments in Germany have changed, government in France most probably there's going to be some kind of change, there's a possible change in the political scenario in Canada, there's a distinct change in the UK। मैंने आपसे बात तो करनी थी लेकिन मुझे बताया जा रहा वक्त कम है, लेकिन बैन अल-अक़वामी मंजरनामा तब्दील हो चुका है नाजरीन, और फिर उसके साथ मशरिक़ वुस्ता के बदलती सूरत हाल जो कि आपके सामने मौजूद है, इसकी भी तफसील आपसे डिस्कस करता, लेकिन वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।